15 सितंबर 2022 इथेरियम के लिए काफी बड़ा दिन, जहां पे हमें एक टर्म सुनने को मिला जिसे हम कह रहे हैं इथेरियम मर्ज। अब ये इथेरियम मर्ज आखिर है क्या, और जो भी है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर ये हमारी लाइफ में किस तरह से इंपैक्ट करेगा, ये जानना काफी जरूरी है। क्योंकि आप में से कई लोग कल को ब्लॉकचेन डेवलपर बनेंगे, कई लोग अभी ब्लॉकचेन डेवलपर होंगे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने जाएंगे, राइट। तो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर ये आपकी लाइफ को किस तरह से इंपैक्ट करने वाला है, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, और करने वाला भी है कि नहीं ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में एक चीज़ और भी देखेंगे कि किस तरह से इथेरियम मर्ज से एक यूज़र को, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी यूज़र है, या फिर लेट से आपकी वॉलेट की कोई कंपनी है, मान लेते हैं कि कोई होगा यहाँ पे मेरे चैनल पे सीईओ जो कि इसको देख रहा होगा, कहीं आपकी वॉलेट की कंपनी है, तो ये इथेरियम मर्ज, ये ईथर जो अभी ये चेंजेस हो रहे हैं, ये आपकी कंपनी को क्या अफेक्ट करेंगे, क्या एज अ एंड यूजर जो कि आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, क्या ये आपको किसी तरह से मतलब अफेक्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे लगता है सबको जाननी चाहिए, वो है मिसकंसेप्शंस। तो इस समय मार्केट में बहुत तरह के मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, उन मिसकंसेप्शन को भी हम एड्रेस करेंगे ताकि कल को आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और शुरुआत करते हैं व्हाट इज मर्ज। तो आखिर में ये मर्ज क्या भला है, इसको पहले समझते हैं। तो मर्ज बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जहां पे प्रूफ ऑफ वर्क, अभी तक इथेरियम जो ब्लॉकचेन थी वो हमारी प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क कर रही थी, इसको अपग्रेड किया गया प्रूफ ऑफ स्टेक में। अभी प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, मैंने इस पर पहले से वीडियो बनाया हुआ है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं करूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, बट अभी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क से ये जो ट्रांजिशन था प्रूफ ऑफ स्टेक में, इसी अपग्रेड को कहा गया मर्ज। साथ ही साथ इस मर्ज से जो सबसे बड़ा फायदा इथेरियम कम्युनिटी को हुआ, वो था 99.95% एनर्जी का रिडक्शन। प्रूफ ऑफ वर्क, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, क्योंकि इसमें एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ती है, माइनर्स को बेसिकली सॉल्व करनी पड़ती है, और इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। और आए दिन आप ये सुनते हो कि गवर्नमेंट इसको बैन करना चाहती है, क्योंकि उनके पास एक यही रीज़न होता है कि भैया ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है और हम नहीं चाहते, हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो भैया इथेरियम ने क्या कहा कि अब वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट हो गई, और इसमें क्या हुआ, अब जो एनर्जी कंजम्पशन था जो इथेरियम का था, आप देख सकते हैं उसका रिडक्शन जो है 99.95% हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 99.95% हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी ब्लॉकचेन कम्युनिटी के लिए। अब इस इथेरियम मर्ज में आप एक टर्म बहुत सुनेंगे जिसको हम कहते हैं बेकॉन चेन। ठीक है, अब ये बेकॉन चेन क्या है? तो ये जो मर्ज है, यहाँ पे मैं कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट कवर अप करूंगा, और ये जो स्लाइड है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको एक बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट हमें समझना थोड़ा जरूरी है। तो जब मर्ज रिफर्स टू ओरिजिनल इथेरियम मेन नेट मर्जिंग विद अ सेपरेट प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन कॉल्ड बेकॉन चेन। तो बेसिकली इथेरियम की जो कम्युनिटी थी, उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत पहले से ही थी कि हमें क्या करना है, हमें प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन करना है। तो उन्होंने बहुत पहले से ही बेकॉन चेन पे काम करना शुरू कर दिया था। वो उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, मतलब कि ये साइड में चल रहा था। इथेरियम तो अपना प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क कर रहा था, प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन अपनी वर्क ही कर रही थी, बट साइड में ही जो इथेरियम कम्युनिटी के कुछ डेवलपर्स थे वो किस पे वर्क कर रहे थे, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क कर रहे थे, वो बेकॉन चेन पे वर्क कर रहे थे। और इसके बारे में भी उनके ही ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है कि वो लोग बहुत पहले से इसके बारे में प्रिपेयर कर रहे थे कि वो कितनी जल्दी हो सके प्रूफ ऑफ स्टेक से, प्रूफ ऑफ वर्क से एक्चुअली में प्रूफ ऑफ स्टेक पे ट्रांसफर कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थ्रू आउट द इथेरियम हिस्ट्री डेवलपर प्रिपेयर्ड फॉर एन इवेंचुअल ट्रांजिशन अवे फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अब ऐसा किया क्यों गया? देखो, एक तो एनर्जी कंजम्पशन है, बट इसके पीछे एक और भी बहुत बड़ी वजह है जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो on December 1, 2020, the Beacon chain was created as a separate blockchain to mainnet running in पैरेलल। तो ये बहुत पहले से ही जो इथेरियम का मेन नेट है वो तो चल ही रहा था, साथ में ये बेकॉन चेन पैरेलली रन कर रही थी। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो बेकॉन चेन है, जो आप बेकॉन चेन देख रहे हो, राइट, जो कि अभी ये शिफ्ट हुई है मेन नेट से सेपरेटली, इसके पास तब तक जब ये मतलब बन रही थी उस टाइम पे, तो इसके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, वो सारे सिंकिंग हो रहे थे अकाउंट्स के, बैलेंसेस के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, ब्लॉकचेन स्टेट के। मतलब कि बेकॉन चेन में जो अभी तक इथेरियम में होता आ रहा है, राइट, अभी तक जो इथेरियम में हुआ है जब से इथेरियम शुरू हुआ था, उस सारी हिस्ट्री, वो सारी हिस्ट्री हमारे बेकॉन चेन में भी है। तो कोई भी डेटा का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, सारा का सारा डेटा बेकॉन चेन में है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई।
Fourth and the last point, the merge was the joining of the original execution layer of Ethereum with its new proof of stake consensus layer. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो इथेरियम के एग्जीक्यूशन लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस आए हैं मेनली कंसेंसस लेयर में। कंसेंसस का मतलब क्या है, जहां से मैंने आपको ये वैसे बहुत बार बताया हुआ है, कंसेंसस का मतलब ये हो गया कि किस तरह से हम एक कंसेंसस पे पहुंचे, कि वो एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो ये ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन हुआ है ये सही ट्रांजैक्शन है। तो हमने प्रूफ ऑफ वर्क वाले वीडियो में इस बारे में बात तो की हुई है, प्रूफ ऑफ स्टेक में भी बात की हुई है कि किस तरह से कई सारे माइनर्स एक तरह से वोटिंग करेंगे और उसके बेसिस पे फिर तय होता है कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ये सही ब्लॉक है कि नहीं है। तो ये बेकॉन चेन के बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी था मर्ज के लिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ये डी ऐप और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स को किस तरह से इफेक्ट करेगा ये इथेरियम मर्ज। तो इथेरियम कम्युनिटी ने कहा है कि ये जो मर्ज हुआ है ये आपको बहुत ज़्यादा तरीके से इंपैक्ट नहीं करेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आएगा, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला है, जो जैसे रन कर रहा था वैसे ही रन करेगा। कुछ मिनिमल चेंजेस हुए हैं और वो मिनिमल चेंजेस मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो जो पहला चेंज हुआ है वो आपके ब्लॉक के स्ट्रक्चर में हुआ है। तो पहले क्या था, आपकी जो ब्लॉक थी वो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क कर रही थी, तो उसके लिए एक अलग तरह की ब्लॉक थी। अब क्योंकि आपकी जो ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली उसके लिए ब्लॉक थोड़ा अलग दिखेगा। अब आपको अभी वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो इंस्टेड द फॉर्मर कंटेंट्स ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉक्स बिकम अ कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक सेटेड ऑन द बिटकॉइन चेन। तो जो आपके प्रूफ ऑफ वर्क के जो ब्लॉक्स थे वो क्या बन गए, एक कंपोनेंट बन गए आपकी बेकॉन चेन के, आपकी बेकॉन ब्लॉकचेन के। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट पॉइंट जो है, यू कैन थिंक ऑफ द बेकॉन चेन एज बिकमिंग द न्यू प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस लेयर ऑफ इथेरियम। यही चीज़ मैंने आपको बताया भी कि ये कंसेंसस लेयर बन गई आपकी। ये जो बेकॉन चेन है अब ये आपकी न्यू कंसेंसस लेयर है। प्रूफ ऑफ वर्क की कंसेंसस लेयर को हम छोड़ चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली में प्रूफ ऑफ वर्क का काम क्या था, प्रूफ ऑफ वर्क का काम यही था कि कंसेंसस रीच हो, राइट। तो कई सारे माइनर्स माइन करते थे, एक मैथमेटिकल को प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, फिर वो जो सॉल्व करते थे उसको वेरीफाई और वैलिडेट किया जाता था, फिर कहा जाता था कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन ये माइनर ऐड कर रहा है ब्लॉकचेन में ये सही है ना। तो कंसेंसस रीच करने के लिए वो प्रूफ ऑफ वर्क होता था। बट अब बेकॉन चेन पे ये सारी चीजें होंगी। अब हम यूज करेंगे बेकॉन चेन को, मतलब कि प्रूफ ऑफ स्टेक को। सेकेंड जो चेंज हुआ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पहले की जो प्रूफ ऑफ वर्क से रिलेटेड जो फील्ड्स थी, लाइक आपका ये ऑमर्स हो गया। ऑमर्स मतलब ये आपके अंकल ब्लॉक हो गए। अंकल ब्लॉक का मतलब ये है कि कई सारे माइनर्स जब एक ही टाइम पे किसी एक, लाइक हो सकता है कि ना कि 2 या 3 माइनर्स ब्लॉक को माइन करने एक ही टाइम पे, राइट, एक ही टाइम पे ब्लॉक को माइन कर दे। और इस केस को भी मैंने बहुत ही डिस्कस किया हुआ है ब्लॉकचेन वाले कोर्स में। तो इस केस में जो ब्लॉक आएगा आपके पास उसमें से एक ब्लॉक को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। हम उसी को हम लोग ऑर्फन ब्लॉक भी कहते हैं, राइट। तो अंकल ब्लॉक भी इसी कैटेगरी के होते हैं। और इसी चीज़ को इन्होंने कहा कि जो ये सारी फील्ड्स थी, क्योंकि अब प्रूफ ऑफ स्टेक में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्रूफ ऑफ स्टेक में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे जो अंकल ब्लॉक वाला फील्ड था उसको जीरो कर दिया गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ओमार ही हैश जो है, ओमार्स हैश जो है मतलब कि वही अंकल ब्लॉक का ही हैश है ये, तो इसको भी अब जीरो कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हो हैश लिया गया एक एम्प्टी एरे का, मतलब RLP किया गया एक एम्प्टी एरे का, तो ये 0x C0 आया है और फिर इसी का हैश कर दिया गया, मतलब कि ये जीरो हो गया। अभी के लिए आप ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्टी अब कोई रह नहीं जाएगी, क्योंकि डिफिकल्टी किसके लिए होती थी, डिफिकल्टी आपके प्रूफ ऑफ वर्क के लिए होती थी कि आपको एक डिफिकल्टी मिलती थी, एक टारगेट मिलता था और उस टारगेट को आपको अचीव करना होता था एज अ माइनर। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जहां पे एक माइनर को बस स्टेक करने होंगे कुछ ईथर्स और वो फिर क्या कर पाएगा, माइनिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो हैवी इक्विपमेंट्स की आपको कोई जरूरत नहीं है, हैवी टेक्नोलॉजीज को आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से भी आप माइनिंग कर सकते हो, बस आपको कुछ ईथर स्टेक पे लगाने होंगे। नॉन्स, तो नॉन्स वाली फील्ड भी अब जीरो होगी, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने ये ब्लॉकचेन वाले कोर्स में भी कवर किया है कि नॉन्स की जो फील्ड होती थी वो क्या होती थी, इसीलिए होती थी कि माइनर बार बार इसको चेंज कर सकें, और जब वो चेंज करते थे तो उनको पता चलता था वो एक्चुअली में डिफरेंट हैशेस प्रोड्यूस कर पाते थे, और वही जो वो डिफरेंट हैशेस प्रोड्यूस करते थे उसी को उनको टारगेट के नीचे पहुंचना होता था, राइट। बट अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप ये सारी जो फील्ड्स हैं उनको आप जीरो पाओगे ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन के केस में। थर्ड चीज, ब्लॉक टाइम। तो ब्लॉक टाइम में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है ब्लॉक टाइम पे भी। तो द मर्ज विल इंपैक्ट द एवरेज ब्लॉक टाइम ऑन इथेरियम। तो जो प्रूफ ऑफ वर्क थी ऑन एन एवरेज, अगर आप देखोगे ब्लॉक्स कम्स ऑन एन एवरेज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 13 सेकेंड्स, राइट। बट जब आप प्रूफ ऑफ स्टेक यूज करोगे तो ये चीज एग्जैक्टली 12 सेकंड पे पहुंच जाएगी। तो अंडर प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉक्स कम इन एग्जैक्टली ईच 12 सेकंड एक्सेप्ट व्हेन अ स्लॉट इज मिस्ड। डेफिनेटली जब वैलिडेटर है ही नहीं तो वो सब बात की बात है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप 12 सेकंड्स में ही
आपका जो ब्लॉक है वो आना शुरू हो जाएगा। अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, डेवलपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पे ही डिपेंडेंट था। तो देख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि पहले 13 था अब 12 हो गया है। रिडक्शन ऑफ एवरेज ब्लॉक टाइम्स ऑन द नेटवर्क, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विच एज्यूम अ पर्टिकुलर एवरेज ब्लॉक टाइम इन द कैलकुलेशन, वी नीड टू टेक दिस इनटू अकाउंट। अगर आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं जो कि अभी तक आपने इस तरह से कैलकुलेशन की थी कि भैया हर एक ब्लॉक को मतलब हर एक ब्लॉक को प्रोड्यूस होने में 13 सेकंड्स लगते हैं, अब आप उसको क्या करोगे, वहां पे उसकी कैलकुलेशन में 1 सेकंड का रिडक्शन करोगे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक नई फील्ड्स आपके एक नए मतलब मैं कहूँगा ब्लॉक्स आए, एक नई फील्ड एक तरह से जनरेट होती है जिसे हम कह रहे हैं फाइनलाइज ब्लॉक्स और सेफ हेड। तो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था कि हमें 6 ब्लॉक्स कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ता था, राइट। जहाँ पे हम कहते थे कि भैया अगर एक ब्लॉक क्रिएट हो गया है तो पहले उस ब्लॉक को अटैच होने दो ब्लॉकचेन में, फिर थोड़ा वेट करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ब्लॉक कल को डिस्कार्ड हो जाए। लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो होता है, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉकचेन कोर्स में डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता है, याद है, ठीक है ना। प्लीज़ ब्लॉकचेन वाला कोर्स देखना। तो वहाँ पे 6 ब्लॉक कंफर्मेशन का ये जो पहले हमें वेट करना पड़ता था कि भैया, तब हम कहते थे कि हमारा ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंफर्म्ड है। बट अब ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है 6 ब्लॉक कंफर्मेशन के लिए। अब जो होगा यहाँ पे एक दो चीज़ें आएंगी, एक होता है फाइनलाइज ब्लॉक और एक होता है safe head. So after the merge, we instead have the concepts of finalized block and safe head exposed on the execution layer. So these block can be used more reliably than the confirmed proof of work blocks. तो ये ज़्यादा reliable होंगे आपके proof of work के blocks से जो अभी तक आप create कर रहे थे। So a finalized block is one which has been accepted as a canonical by greater than 2/3 of validators. तो मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई 2/3 मतलब majority of validators जब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, 2/3 का मतलब हो गया यहाँ पे 66% से ज़्यादा लोग जब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम उस ब्लॉक पे भरोसा करेंगे। और अगर कोई अटैकर यहाँ पे बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा, अटैकर को मिलियंस ऑफ एथ स्टेक पे लगाने होंगे, क्योंकि अब जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा वो स्टेकिंग पे डिपेंडेंट होगा, राइट। तो इसलिए इस अटैकर को जो भी इसके साथ बेईमानी करने की कोशिश करेगा, इसमें कुछ भी तरह की चीटिंग करने की कोशिश करेगा, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने स्टेक पे लगाने पड़ेंगे, जो कि सबके बस की बात नहीं है। And fourth, कि a safe head block is one which has been justified by the Beacon chain, meaning that greater than 2/3 again 66% of validator have attested to it. Attested का मतलब ये कि उन्होंने एक तरह से साइन कर दिया है कि भैया ये ब्लॉक सही है, ये जस्टिफाइड ब्लॉक है। और जब ऐसा हो जाएगा तो यू आर गुड टू गो। और अगर किसी वैलिडेटर ने यहाँ पे चीटिंग की तो जो भी उसने ईथर स्टेक पे लगाए हैं वो भी चले जाएंगे और उसको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। एंड यस, देर इज़ अ फोर्थ पॉइंट ऑल्सो, बट मुझे ये फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। डेफिनेटली मैं इस डॉक्यूमेंटेशन की, इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की जो इथेरियम ने प्रोड्यूस किया है, इसकी लिंक भी आपके साथ ओके यहाँ पे पेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, नो इश्यूज़ यार, अभी तो ये एग्जिस्ट कर रहा था, कहीं उन्होंने गलत लिंक तो नहीं प्रोवाइड कर दी? ठीक है, नहीं मैं आपको इसके साथ इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, लेट मी सी दैट। ओके, तो हमें यहाँ पे ये ब्लॉग मिल गया है, काफ़ी पुराना ब्लॉग है, अगर आप देखोगे 2021 का है, बट ये इथेरियम कम्युनिटी ने ही प्रोवाइड किया है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ब्लॉग दिया हुआ है। और अगर आप इसको रीड करोगे, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने ज़्यादातर चीज़ें वैसे डिस्कस कर ली हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ है जो थोड़ी सी टेढ़ी है, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगी, मैं आपसे ऑनेस्ट रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को किसी को भी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि यार यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बात की है ब्लॉक हैश और डिफ़िकल्टी के बारे में, कि डिफ़िकल्टी ऑपकोड जो है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, बट ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई है। इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया है प्री मर्ज का और पोस्ट मर्ज का, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो डिफ़िकल्टी वाली फील्ड है, अगर आप देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक फील्ड है मिक्स हैश, तो ये मिक्स हैश को हटा दिया जाएगा और यहाँ पे प्रिव रैंडाउ का नाम लिया है और कुछ रैंडम नंबर से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो मैंने इसको ट्विटर पे भी देखा, तो वहाँ पे वो कुछ रैंडम नंबर्स, आई थिंक अभी तो हम लोग ओरेकल का यूज़ कर रहे हैं, राइट, बट आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली, कि कुछ रैंडम नंबर से ही जनरेटेड यहाँ पे मतलब बात की जा रही है, बट स्टिल अभी मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को आप लोग एक बार कवर अप करना, अगर आप लोगों में से किसी को भी समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो बहुत अच्छा रहेगा कम्युनिटी के लिए भी। ओके, वरना आधी ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं आपके साथ, ब्लॉक टाइम और सारी चीज़ें। तो यही चेंजेस आए हैं मेनली, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नहीं आए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, एज अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपर। तो मिनिमल चेंजेस में यही कुछ चेंजेस आए हैं। अब बात कर लेते हैं यूज़र और होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो यूज़र और होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ यहाँ पे भी चेंजेस नहीं आए हैं। इन्होंने बोला है कि अगर आप एक यूज़र हैं जिसने ईथर होल्ड करके रखे हैं, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी वॉलेट अभी तक आप यूज़ कर रहे थे, आप उस वॉलेट को यूज़ करो, वहाँ पे भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई आप
कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि नया ईथर है या पुराना ईथर है या तो कोई ETH1 है या फिर कोई ETH2 है। तो अब इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट अब इथेरियम कम्युनिटी में नहीं है। पहले था इथेरियम 2.0, अब कुछ भी ऐसा नहीं है। अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इथेरियम है और उसी पे आपको ट्रस्ट करना है। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने भी बताई है कि कोई भी वॉलेट में आपको चेंजेस नहीं करने हैं, आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है ईथर्स को लेकर। अगर आपके पास ईथर्स हैं तो यू आर गुड टू गो, नो इश्यूज विद दैट, सब सही है, ठीक है। तो कुछ भी आपको अपग्रेड नहीं कराना है। तो भैया किसी तरह के स्कैम में मत फंसना कि किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि भैया इसको अपग्रेड कर लो तभी होगा कुछ काम, ऐसा लगा कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्लीज़ इस पर अवेयर रहना। एंड कुछ अब मिसकंसेप्शंस की बात कर लेते हैं जो बहुत हो सकते हैं आप लोगों के भी मन में। तो और बहुत से लोग आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि भैया ऐसा तो हुआ ही नहीं, वैसा तो हुआ ही नहीं, हम तो ये सोच रहे थे। तो इस तरह की चीज़ों को ना हो आपके साथ, तो इसको भी कुछ कवर अप कर लेते हैं। तो मिसकंसेप्शन की बात की जाए तो पहला मिसकंसेप्शन ये कराया जा सकता है कि भैया अब जो है आपको 32 ईथर स्टेक पे लगाने होंगे अपनी नोड को रन करने के लिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर इथेरियम की नोड बनानी है तो जैसे आप पहले इथेरियम की नोड बनाते थे गेट इंस्टॉल करके या डिफरेंट कोई भी वैरायटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, आप सिंपली कर सकते हो। वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको कोई भी ईथर स्टेक करने की ज़रूरत नहीं है। ना पहले कभी ईथर को मतलब कभी इथेरियम कम्युनिटी ने कहा है कि आप हमें कोई ईथर दो तभी आप नोड बन सकते हो, और ना अब इथेरियम कम्युनिटी ऐसा कर रही है। तो भैया कहीं पर भी ईथर मत दे देना कि मुझे नोड बनना है तो लो ईथर ट्रांसफर कर दिए, ऐसा मत करना। फिर यहाँ पे एक सेकंड मिसकंसेप्शन ये भी है कि द मर्ज फेल टू रिड्यूस गैस फीस। बट द थिंग इज कि ये जो मर्ज हुआ है ये कभी गैस फीस के लिए हुआ ही नहीं था। ये मर्ज हुआ था बेसिकली कंसेंसस लेयर को चेंज करने के लिए, जो कि है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक। यही चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताई। तो इसका कभी लेना ही नहीं देना था गैस कंजम्पशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया कि वॉज नेवर इंटेंडेड टू लोअर गैस फीस, ठीक है। थर्ड चीज़ उन्होंने कही है कि ट्रांजेक्शन वर एक्सीलेटेड सब्सटेंशियली बाय द मर्ज। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि इसके बाद ट्रांजैक्शन बड़ी तेजी से होने लगेंगे। बट इथेरियम कम्युनिटी ने साफ कहा है कि थोड़े बहुत चेंजेस होंगे बट कोई ऐसा चेंज नहीं होगा। अभी भी जो भी चीज़ें हैं देख सकते हो आप, लिखा है कि थ्रू सम स्लाइट चेंजेस एग्जिस्ट, ट्रांजैक्शन स्पीड इज मोस्टली द सेम ऑन लेयर 1 नाउ एज एट बिफोर द मर्ज। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि क्योंकि मर्ज हो चुका है तो अब इथेरियम थोड़ा फास्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे का वैसा है। तो आप सोच रहे हो कि फ़ायदा क्या हुआ यार, अभी बताता हूँ वो फ़ायदा क्या हुआ है। फोर्थ, transactions were accelerated substantially by the merge, okay, but okay मैंने आई थिंक ये कवर अप कर दिया है फिर से। ओके मैंने यहाँ पे एक गलत पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया। एक्चुअली में यहाँ पे पॉइंट ये है कि हिस्ट्री का लॉस हुआ है, मतलब कहीं हमारा डेटा तो नहीं लॉस हो गया, मतलब जो ब्लॉकचेन में डेटा था पहले का कहीं उसको वाइप आउट तो नहीं कर दिया गया है। बट ऐसा भी नहीं है। तो नो हिस्ट्री वॉज लॉस्ट इन द मर्ज एज mainnet merged with the Beacon chain, it also merged the entire transactional history of Ethereum। तो अगर आपसे कल को कह रहा है कि भैया इथेरियम ने तुम्हारा डेटा उड़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसमें क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, एक तो अच्छी चीज़ हुई है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत रिड्यूस हुआ। 99.95% का रिडक्शन इज अ बहुत बड़ा रिडक्शन होता है। साथ ही साथ अब ये भी हुआ है एक चीज़, हाँ ये भी हुई है कि अब कोई ETH2 नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डिप्रिकेट कर दिया गया है टर्म ETH2। अब सब कुछ ले दे के क्या है, ETH है, ना ETH2 है ना ETH1 है, सिंपली ETH है। आप कहना चाहो तो कह सकते हो कि ETH2 इज अ डिफरेंट कंसेंस, जो वर्क कर रहा है वो कंसेंसस लेयर चेंज हो चुकी है। ETH1 पहले किसी और कंसेंसस लेयर पर था, प्रूफ ऑफ वर्क पे था। बट कुछ भी एक कोर लेवल पे अब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सबका सब वही है। सेकेंड चीज़ ये है कि अब इस मर्ज के बाद जो स्केलेबिलिटी वाली चीज़ है उसको इथेरियम कम्युनिटी काफ़ी अच्छे से एड्रेस कर पाएगी, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क में इतना पॉसिबल नहीं था अकॉर्डिंग टू इथेरियम कम्युनिटी। अब उनका कहना है कि प्रूफ ऑफ स्टेक से अब वो अपने आप को ज़्यादा स्केलेबल बना सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने एक इनका ही एक डॉक्यूमेंटेशन मैं देख रहा था तो उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि अभी वो इसीलिए इतना ज़्यादा स्केलेबिलिटी पे मतलब फोकस भी नहीं किए। अभी वो बस इसमें ट्रांजिशन ही करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका था कि अगर अभी लेयर 2 सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, राइट। और मैंने इस पर भी एक पूरा वीडियो बनाया कि लेयर 1, लेयर 0, लेयर 2, अगर आपने नहीं देखा मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि लेयर 2 ऐसे ही इतना फास्ट है, तो अभी हमने कहा कि अभी इसको थोड़ा रोकते हैं, अभी पहला फोकस प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरी ध्यान में रखते हुए की। और आई होप कि अगर प्रूफ ऑफ स्टेक अच्छे से वर्क करेगा तो आने टाइम में हम लोग और भी स्केलेबल ब्लॉकचेन इथेरियम की देख पाएंगे। तो दिस इज इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लिक कर देना लाइक बटन को। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस ब्लॉकचेन रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे चैनल पे बनाता रहता हूँ। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 ही 3 मैसेज होंगे जो अनरीड होंगे, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमारी डिस्कॉर्ड की ब्लॉकचेन डेवलपर की कम्युनिटी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, हाईली एक्टिव कम्युनिटी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।